नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आश्चर्यजनक फैसले लेती है, चौंकाने वाले फैसले लेती है। उस पार्टी में जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था साल भर पहले, उस समय एक नाम चर्चा में लंबे समय से था और वो नाम था हेमंत खंडेलवाल का, और अंततः अध्यक्ष भी पार्टी ने उनको ही बनाया। ये पार्टी की समन्वयवादी सोच का एक परिणाम था, जिसके वजह से हेमंत खंडेलवाल जी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। हेमंत जी आज हमारे साथ हैं, हम उनसे समझते हैं आने वाले एक साल में भारतीय जनता पार्टी की क्या रोड मैप होगा, पिछला एक साल उनका कैसे बीता और पार्टी अगले चुनाव को लेकर क्या रणनीति बना रही है। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार प्रभु जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा आपके बारे में। ये कहते हैं कि आप अकस्मात राजनीति में आ गए। आपके पापा जी सांसद थे, विजय खंडेलवाल जी, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के। उस समय आपको बहुत मनाया था तत्कालीन बीजेपी के नेतृत्व ने कि आप एक बार तो चुनाव लड़ लीजिए। एक साल के लिए आप सांसद बने, उसके बाद फिर पार्टी को आपको मनाना पड़ा और शायद आपकी बार अध्यक्ष पद के लिए भी पार्टी को आपको मनाना पड़ा कि आप ये जिम्मेदारी संभाल लीजिए। तो ऐसा क्या है कि आपको बार बार मनाना पड़ता है, जबकि ऐसे पदों के लिए लोग लालायित रहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि जब मेरे पिता नहीं रहे उस समय मेरा कोई राजनीति में आने का कोई इरादा भी नहीं था और मैं अपने व्यवसाय को देख रहा था। उस समय तत्कालीन हमारे नेतृत्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी और सबने मुझसे आग्रह भी किया, मुझे आदेशित भी किया कि तुम्हें लोकसभा लड़ना है। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के कारण मैंने चुनाव लड़ा और राजनीति में उस समय मेरा पहला समझिए कार्यकाल था, या मैं पहली बार राजनीति में सीधे मेरा प्रवेश हुआ। फिर विधायक बने आप, उसके बाद फिर विधायक बने, उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष बना, फिर विधायक बना, फिर प्रदेश का कोषाध्यक्ष बना। विभिन्न यूपी और बंगाल चुनाव में विभिन्न दायित्वों पे मुझे जिम्मेदारी दी। तो पार्टी ने जब जब जो काम किया और जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने का मैंने काम किया। तो आप जिला अध्यक्ष पद से जब प्रदेश अध्यक्ष आए तो हमने आपको कहते हुए सुना कि मैं तो कार्यकर्ता हूं पार्टी का, मैं तो जिला अध्यक्ष रहा हूं। तो आप लगभग सबको उसी नज़रिए से देखते हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि पार्टी में सबको जो है पार्टी के रीति नीति का पालन करना पड़ेगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। ये एक चुनौती भी आप लोगों को दे रहे हैं उस पार्टी में जहाँ पर इतना बड़ा दल है आपका, बहुत सारे लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं जहाँ पर। निश्चित तौर पे हमारा दल आज संख्या की दृष्टि से और लोगों में स्वीकार्यता की दृष्टि से एक बहुत बड़ा दल है। ऐसे दल में कई बार ऐसे वाक़ये हो जाते हैं, कई बार हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारी, कई बार परिस्थिति के कारण, कई बार भावावेश के कारण और कई बार अपने व्यक्तिगत स्वभाव के कारण कुछ इस तरह का आचरण कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो पार्टी की परंपरा के अनुसार, पार्टी के सोच के अनुसार अनुशासन ही सर्वोपरि है। हम पार्टी में एक परिवार की तरह रहे, इसका पालन करने के लिए जो भी कदम उठाने होते हैं वो हम उठाते हैं। तो ये जो पिछला एक साल तो मुझे ऐसा लगता है आपका इसी लोगों को मनाने में निकला कि सागर के नेता भिड़ गए तो आप जो है एक टेबल पर बैठा के उनको भोजन कराते हुए नजर आए। फिर कभी प्रीतम लोधी का मामला आता है, वो कुछ ना कुछ बयान देते हैं, आप उनको बुलाकर समझाइश देते हैं। कभी पन्नालाल शाक्य को समझाइश देते हैं। तो ये अनुशासनहीनता से रोकने के लिए समझाइश ही एक कदम है पार्टी में, या अनुशासन का डंडा भी काम आएगा? देखिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए समझाइश करना, प्रयास करना और ज़रूरी हो तो कार्रवाई करना, सभी चीज़ों का समावेश होता है, तभी अनुशासन रहता है। हर चीज़ में आप कोई छोटी बात हो गई तो बड़ा कोई कदम तो नहीं उठा सकते, और कोई बड़ी बात हो गई तो छोटा कदम नहीं उठा सकते। तो ये तो परिस्थिति के अनुसार तय होता है कि हमें क्या कदम उठाना है। कुछ लोग तो मान ही नहीं रहे आपकी बात को। जैसे प्रीतम लोधी यहाँ से जाते हैं, फिर उनका एक बयान आ जाता है। पन्नालाल शाक्य भी आपके पास आए थे, जाके उन्होंने फिर बयान दे दिया कि ना हवा को कोई रोक सकता है, ना पानी को कोई रोक सकता है, ना पन्नालाल शाक्य को कोई रोक सकता है। देखिए, कोई सीधे सीधे अनुशासनहीनता करता है तो पार्टी उस पर संज्ञान लेती है और कार्रवाई भी करती है, और पार्टी को अनुशासन बनाए रखने के लिए जो काम करना चाहिए वो करती है। अब कोई शेरो शायरी में, कोई किसी मीटिंग में गया, वहाँ की परिस्थिति में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं समझता हूँ कि कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि हर बात का हम संज्ञान लें। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। हाँ, अगर कहीं पार्टी के
दायरे का, पार्टी की सीमाओं का उल्लंघन करता है तो हम संज्ञान भी लेते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा, जब जिस पार्टी में हैं आप, सरकार आपकी है, आपसे पहले के जो भी अध्यक्ष रहे उनको भी देखा है, तो आप पहले अध्यक्ष ऐसे हैं जहां आप जो है पार्टी की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, आप सड़क पर चलते हैं तो अपने जेब से टोल चुकाते हैं, आप ना पायलट रखते हैं ना फॉलो रखते हैं, और दूसरों को भी आप कहते हैं कि जो है मोदी जी ने कहा है तो गाड़ियां कम कर लीजिए, लेकिन आप ये लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। तो इसको लेकर प्रेरणा मिल रही है लोगों में या आप सिर्फ देखा जा रहा है आपको? ये देखिए, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, हर व्यक्ति की परिस्थिति होती है। हमारा कोई ऐसा कार्यकर्ता किसी ऐसे पद पे आ गया जिसके पास समय तो है लेकिन धन नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो पार्टी के साधन का उपयोग करेगा। मेरी स्थिति अलग है, मेरे पास समय भी है, मेरी आर्थिक स्थिति भी है कि मैं पार्टी को कुछ अपनी तरफ से कर सकूं। तो मैं अपने स्वभाव के कारण, मेरा जो स्वभाव है वैसा मैं व्यवहार करता हूँ, वैसा काम करता हूँ। पार्टी के लोग भी मोदी जी की अपील के बाद कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे बड़ी संख्या ना हो, कहीं पे कोई बड़ा रैला ना हो। कई जगह हर व्यक्ति का अपना स्वभाव रहता है, तो कुछ जगह ऐसी घटनाएं या ऐसे हो जाता है, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे तो सभी के स्वभाव में परिवर्तन हुआ है। और अधिकतर नेता ये प्रयास करते हैं कि हम कम से कम संसाधनों का उपयोग करें और कोशिश करें कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमसे अपेक्षा करते हैं उस पर खरे उतरे। आप पार्टी के लिए इतना समय देते नहीं। अभी आपको देखा हमने कि आप बैतूल में कुछ दिव्यांग बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम कर रहे थे, उनको सहूलियतें बांट रहे हैं, विजय सेवा न्यास आपने बनाया हुआ है। तो ये जो सामाजिक कार्यक्रमों के लिए समय मिल जाता है, किस कारण से आप ये सारे काम करते हैं? क्योंकि आपके पास राजनीतिक दल, आप यहाँ एक निर्देश देंगे पूरी पार्टी कार्यकर्ता जुट जाएंगे ऐसे काम, लेकिन आप खुद करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, पार्टी के अध्यक्ष ने आते पार्टी की गतिविधियों को चलाना मेरा एक फर्ज है। विधायक के नाते क्षेत्र का विकास हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र में जो सुविधाएं उसका करें, लेकिन एक मानव के नाते हर इंसान की जिम्मेदारी है कि समाज में अगर कोई दुखी है तो हम उसकी चिंता करें। विधायक हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, इसलिए नहीं, हर व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से संपन्न है तो उसको ये चिंता करनी चाहिए कि समाज में कोई भी व्यक्ति को कोई तकलीफ है तो हम अपने दायरे में रह के उसको पूरा करें। मैं जब अपने क्षेत्र में घूमता था, ज़िले में घूमता था, तो ऐसा मेरे संज्ञान में आया कि कहीं किसी परिवार में घटना हो गई, उसके पालन करने वाला कोई नहीं रहा, रिश्तेदार मदद नहीं कर रहे, माँ अकेली है, बच्चों को कौन कैसे पाले। तो ऐसी मेरे सामने कई घटनाएं हुई, मैंने कई लोगों की मदद की। तो उसमें से कई लोगों ने कहा कि आप एक बार मदद कर देंगे, भविष्य में हमारे बच्चों का क्या होगा। फिर मैंने उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया कि कहीं पे भी कोई मेरे ज़िले में अगर कोई ऐसी घटना होती है, उसका पूरा तहकीकात करते हैं कि उस परिवार को कोई पालने वाला नहीं है, तो उस माँ को काम मिले, उसके बच्चों को जिस स्कूल में वो एजुकेशन चाहता है वहाँ पे एजुकेशन मिले, और उसके परिवार को साल में एक बार आर्थिक एक बड़ी राशि उस परिवार को दे दे, ताकि उसके बच्चे भी आत्मविश्वास के साथ पढ़ सके। पहले ये संख्या कम थी, लेकिन अब तो 60 के आसपास ऐसे बच्चे हो गए जिनकी परवरिश मैं आज भी कर रहा हूँ, और अध्यक्ष रहूँ, विधायक रहूँ, ना रहूँ, लेकिन आज से 10 साल बाद भी उनकी परवरिश मैं ही करूँगा। इसमें और कुछ दायरे बढ़ा रहे हैं कि केवल यही बच्चों तक सीमित रहेगा? और कोई एक स्कूल भी चलाते हैं आप, साथ सुना डिसेबल्ड बच्चों को लेकर कोई स्कूल भी है ऐसा कुछ? मैंने अपने पिता की स्मृति में जो एक सेवा न्यास बनाया, उसमें मैं 4-5 तरह की एक्टिविटी करता हूँ। एक तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो शासकीय स्कूलों में बच्चे जाते हैं, वहाँ कई बार सब्जेक्ट टीचर ना होने के कारण उनका अभाव हो जाता है, तो एक टीचर उनको कोचिंग के लिए रखते हैं। जैसे मैथ्स का टीचर रखा और उन्हें फिजिक्स पढ़ाना है, तो फिर उनको ऑनलाइन एक टीचर उनको पढ़ाए। उसके लिए मैंने पूरे डिजिटल 20 गांव में पूरे क्लासरूम बनाए, डिजिटल पूरा नेटवर्क बनाया है और उसकी चिंता करते हैं। इसके अलावा बैतूल में स्वर्गरथ और शव वाहन चलाते हैं, लगभग 4000 से ज़्यादा बॉडीज़ को उनके घर तक सम्मानजनक तरीके से पहुंचाया। इसके अलावा जो बच्चियां या विडो हैं या गरीब हैं,
इन बच्चियों को कहीं ना कहीं वो स्किल हो जाए और रोजगार से लगे, उनकी ट्रेनिंग का भी काम करते हैं। ऐसे 4-5 तरह की गतिविधियां करते हैं। एक काम जो बैतूल से भोपाल पेशेंट आते हैं तो उनको आयुष्मान में मदद करना, उनके इलाज में मदद करना, तो आर्थिक रूप से ये काम भी एक करते हैं। ऐसे 4-5 तरह की गतिविधियां करते हैं। आपका 1 साल पूरा हो रहा है अध्यक्ष बने हुए, और मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा हो रहा है जिस पार्टी में हर तीसरे महीने प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, उसमें 1 साल से प्रदेश कार्य समिति की बैठक ही नहीं हुई। तो इतने सारे पार्टी को उपलब्धियों के बीच में ये कमजोरी कैसे रह गई? कार्य समिति तो बन गई, लेकिन ये लेट इसलिए हुई थोड़ी सी क्योंकि मुख्यमंत्री जी के हमारे जो प्रभारी हैं शिव प्रकाश जी, जामवाल जी, महेंद्र सिंह जी, हमारे दिमाग में था कि पहले हमारे सब मोर्चे बन जाएं, हमारे जिलों के सब संगठन बन जाएं, प्रकोष्ठ बन जाए और निगम मंडल प्राधिकरण में हम जितने लोगों को एकोमोडेट कर सके, हमारे पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को वो कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि हमें किसी नेता को 2 तरह की जिम्मेदारी देनी पड़े, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी। तो हमने इसलिए प्रदेश कार्य समिति रोक के रखी थी। अब लगभग हमारी सारी नियुक्तियां हो गई और इसलिए जिनको हम वहाँ पे स्थान नहीं दे पाए, हमारे सीनियर है, हमारे वरिष्ठ है, उनको इसमें स्थान दे, ऐसा विचार आया था और इसलिए थोड़ा समय हुआ। लेकिन कार्य समिति, ये बात आपकी सही है कि हर 3-4 महीने में होना चाहिए। तो जुलाई में हमारी कार्य समिति हो जाएगी और उसके बाद ये स्थान ओरछा बताया था। हाँ, ओरछा में हमारी पहली कार्य समिति होगी। उसके बाद आप ये मानिए कि जो हमारी पार्टी का संविधान है उसके अनुसार लगातार हमारी कार्य समिति होगी। देखिए, एक आपके यहाँ कार्य समिति का तो आपने बता दिया, आपके यहाँ बैठकों का एक बड़ा लंबा सिलसिला चल रहा है। आपने कोर कमेटी बना दी, बड़े बड़े नेता उसमें बहुत सारे शामिल कर दिए, कोई छोटी टोली है, कोई बड़ी टोली है, कोई, और यहाँ से लेकर नीचे बूथ कमेटियों तक। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बैठकों की पार्टी होकर रह गई है कि इतने ज़्यादा झगड़े हैं उनको सुलझाने के लिए इतने सारे लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है कमेटियों में? देखिए, कोई भी परिवार, कोई भी संगठन समूह के निर्णय से चलता है। आप देखिए कि रशिया या कई तानाशाह देश जहाँ एक व्यक्ति निर्णय लेता है, वहाँ पे कई बार लोगों को अपने मन की बात या कोई और विषय में उस क्या सोच रहा है ऐसा निर्णय नहीं ले पाता। कई दलों में तानाशाही है या एक परिवार का शासन है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ आपके परिवार में कौन नेता था, इससे पार्टी में आपको पद नहीं दिया जाता। यहाँ समूह निर्णय करता है। इसलिए हमने एक छोटी टोली बनाई सीनियर नेताओं की, फिर हमने कोर कमेटी बनाई। हमारे पदाधिकारियों की बैठक लगातार होती है, संभाग प्रभारी की होती है, जिला प्रभारी की होती है। आप विश्वास मानिए, जिले में भी कोर कमेटी की बैठक होती है जिसमें प्रभारी मंत्री, हमारे जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, सारे लोग शामिल होते हैं, विधायक, सांसद। तो ये तो एक स्वस्थ परंपरा है जहाँ समूह बैठ के एक निर्णय करता है। एक अच्छी परंपरा है जहाँ पार्टी के निर्णय में सभी लोग शामिल होते हैं। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि जिस संगठन कैसे काम करता है। तो ऐसा कोई कुछ डेप्यूट करेंगे कि आप कांग्रेस के लिए भी कि आप देख लो भाई हमारा संगठन कैसे काम करता है? मैं तो कहता हूँ कि उनके लोगों ने सीखना चाहिए कि एक दल चाहे विपक्ष में रहो चाहे सत्ता में रहो, लेकिन जहाँ पे सब मिलते हैं, सब बात करते हैं, सामूहिक निर्णय होते हैं, सामूहिकता से बात करते हैं, जहाँ पे गुटबाजी और एक व्यक्ति की परस्ती के बजाय सभी लोग समान रूप से अपनी बात रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ही नहीं बाकी दलों ने भी हमारी विचारधारा, हमारी कार्य पद्धति से कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। आपके कुछ कार्यकर्ता या कुछ नेताओं से बातचीत होती तो आप में कहीं ना कहीं ठाकरे जी वाली शैली देखते हैं आपकी। तो कुशवाहा ठाकरे जी, जो कि जिनको संगठन का पितृपुरुष कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी जहां भी पहुंची है मध्य प्रदेश में या देश में, जो भी मुकाम हासिल किया उसको पहुंचाने वाले वो शख्स थे। और आप उसी तरीके से समन्वय आदि सबको सुनना, कार्यालय में बैठ के लोगों के लिए समय निकालना, लोगों के घर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके घर बैठ के झगड़े सुलझाने, भोजन करना साथ में, तो क्या ये प्रेरणा आपने ठाकरे जी से ली है या कोई आपका ही खुद का ये सोचा हुआ काम है? देखिए, ठाकरे जी तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व थे। उनका एक अंश भी
अगर कार्यकर्ताओं में आ जाए, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं में, तो बड़ी बात थी। ठाकरे जी का अपना व्यक्तित्व था, जिन्होंने उन दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत से, अपनी सादगी से, अपने सोच से खड़ी की। निश्चित तौर पे ठाकरे जी हमारे आदर्श हैं और हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए अपने आचरण में, अपने व्यवहार में। जो पार्टी के हमारे पितृ पुरुष हैं, उन्होंने कैसे पार्टी खड़ी की, हमको भी अपने स्वभाव आचरण में वैसी बातें लानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ठाकरे जी का 1% भी अगर मेरे चरित्र में, मेरे स्वभाव में आ जाएगा, तो शायद मैं अपने आप को धन्य। अब उनको आदर्श रख के तो सामने कुछ काम करते होंगे? नहीं, निश्चित तौर पे मेरे पिता थे, उनके तो आदर्श ही ठाकरे जी थे और ठाकरे जी उनको बहुत चाहते भी थे। तो मेरे परिवार में तो हमेशा ठाकरे जी की बातें होती थी, ठाकरे जी के किस्से होते थे और ठाकरे जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर की तरह मेरा परिवार, मेरे पिता मानते थे। आपने पिताजी का जिक्र किया, मुझे याद है बैतूल का पहला जो सबसे अच्छा जिला कार्यालय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बैतूल में बना था, जब आपके पिताजी ने उसको बनवाया था। आज आप मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में जहां कार्यालय है वहां पे नया कार्यालय बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां नहीं है वहां पे भी बनवा रहे हैं। तो ये इतने सारे कार्यालयों की जरूरत क्यों आनी पड़ी पार्टी को? देखिए, शासकीय जिले 55 हैं, लेकिन संगठन के जिले हमारे 62 हैं। जैसे इंदौर है या उज्जैन है या भोपाल है, तो यहाँ संगठन की दृष्टि से हमने 2-2 जिले बनाए। तो हर जिले में हमारा एक सुव्यवस्थित कार्यालय है। देखिए, कोई भी दल अगर एक व्यक्ति से चलेगा, एक परिवार से चलेगा, घर से चलेगा, तो वो घर तक सीमित हो जाएगा। अगर कोई भी दल अगर कार्यालय से चलेगा, तो हर कार्यकर्ता वहाँ समान रूप से अपना भागीदारी कर सकता है और उसमें भाग ले सकता है। इसलिए हमारा सोच है कि हमारी पार्टी कार्यालय से चले। इसलिए सभी 62 जिले में हम कार्यालय बना रहे हैं। हमारे अधिकतर जिले में कार्यालय है, लेकिन 18-20 जिले में कार्यालय नहीं थे। कुछ जगह पुराने कार्यालय थे, उनको रिनोवेशन कर रहे हैं। हर जगह हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम रहे, हर जगह बैठक रूम रहे, हर जगह व्यवस्थित कार्यकर्ताओं के लिए मीटिंग की सुविधा रहे, कॉल सेंटर रहे, ऐसी सारी सुविधाएं रहें, लग्जरी में ना जाए और सुविधाएं सारी रहें, ऐसी चिंता करते हुए पूरे 62 जिले में हम कार्यालय बना रहे हैं। तो मंत्रियों की बैठने की व्यवस्था भी आपने इसीलिए शुरू कराई कि कार्यालय में कार्यकर्ता आए, मंत्री सुने, क्या कोई और पीछे इसके कारण है? नहीं, निश्चित तौर पे मंत्री भी हमारी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता ही है और कार्यकर्ता के नाते कार्यकर्ताओं की बात सुनना, चाहे मैं हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, हमारा फर्ज है। इसलिए हमने प्रदेश कार्यालय में शुरू किया। जिला कार्यालयों में भी हमने ये बात पे जोर दे रहे हैं कि वहाँ पे भी वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक, मंत्री स्थानीय हफ्ते में 1 दिन या अगर सांसद है तो महीने में 1 दिन अनिवार्य रूप से बैठे और वहीं पे कार्यकर्ताओं से मिले, बाकी जो उनकी दिनचर्या है वो करें। लेकिन इसके लिए अलग अलग फोरम है, आपके मंत्री बैठ के समस्याएं सुनते हैं कार्यकर्ताओं की, जो जनता की समस्याएं आती हैं। इसके लिए सीएम हेल्पलाइन है, जन सुनवाई होती है। तो फिर कार्यालय में पृथक व्यवस्था, एक पैरेलल व्यवस्था करने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? ये तो वहाँ भी जिले में जन सुनवाई में भी जा सकते थे मंत्री जिले की। देखिए, प्रभारी मंत्री कोई महीने में 1-8 बार, 2 महीने में जाते हैं। वहाँ पे तो सरकार की अपनी सुविधा है, हमारा मुख्यमंत्री 181 है, बाकी कलेक्टर कार्यालय और बाकी जगह जन सुनवाई होती है। लेकिन अगर हमारा कार्यकर्ता सीधे मंत्री को कोई बात कहना चाहता है और जिले के स्तर की नहीं है, तो उसमें बुराई क्या है? हमारा कार्यकर्ता मंत्रियों से मिले, हम लोगों से मिले, बातचीत करे। आखिर समन्वय और आपस में एक दूसरे को साथ लेके चलना, यही हमारा आधार है। उसी आधार को हम मजबूत करें। उसी आधार को हम तो समाधान होता है कार्यकर्ता का कि इसके केवल सुनवाई होकर रह जाती है? क्या इसको बाद में देखने की कोई तरीका है आपका? निश्चित तौर पे हम इसको फॉलो भी करते हैं, इसका पूरा सिस्टम है। और एक बात बताइए, मिलना ही नहीं हो, सुनवाई ना हो, तो आगे की कल्पना कैसे करोगे? अरे मिल रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, तो कुछ तो होता होगा। 10 में से 5 काम होते होंगे, 8 काम होते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का हौसला भी बढ़ता है और विश्वास भी बढ़ता है। एक अध्यक्ष के नाते आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी सीट पे उम्मीदवार नहीं उतारेगी राज्यसभा के जब चुनाव हो रहे थे।
फिर अचानक एक मौका ऐसा आया कि आपने किसी सीट पर उम्मीदवार उतार दिया। तो ये पहले और बाद का जो आपका बयान आया, इस बीच में कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया था। तो क्या कांग्रेस का प्रत्याशी आने के बाद आपने तीसरा उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया, या पहले से आपकी सोच थी कि भ्रम में रखा जाए? देखिए, मेरा जो बयान था वो ये था कि अभी तक हमने मात्र 2 उम्मीदवार उतारने का तय किया है। तीसरे के बारे में हमारा कोई विचार अभी तक बना नहीं है। मैंने ना स्पष्ट हाँ किया था, ना स्पष्ट ना किया था। और कोई भी राजनीतिक दल है, अगर हम खेल के मैदान में उतरते हैं तो सामने वाले की कमजोरी को भांपते हैं। अगर हम कुश्ती के मैदान में उतरते हैं तो सामने वाले की क्या कमजोरी है, कैसे विजयी होंगे। राजनीति में भी हर व्यक्ति अपनी रणनीति पे काम करता है। हमको लगा कि तीसरा उम्मीदवार उतार भी सकते हैं, हमें लगा कि दल से उतार सकते हैं, हमें लगा कि जिता सकते हैं, तो हमने अपनी रणनीति पे काम किया और उस पर हम सफल रहे। लेकिन आंकड़ों में तो आप देख नहीं रहते हो, सुचिता संस्कार वाली आपकी पार्टी है, तो फिर कांग्रेस से ही टूटते हैं लोग वोट देने के लिए। तो फिर ये तो सुचिता की बातें कहाँ रह गई फिर इसमें? सुचिता की बातें हम कोई प्रयास करें और वोट मिले तो सुचिता हमने पालन नहीं किया। लेकिन दूसरे दल में अगर फूट है, दूसरे दल के लोग अपने दल से नाराज है और वो हमको वोट दे रहे हैं, तो आप बताइए। तो ऑफर उधर से आया था कि आपने बात पहल की? नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर कांग्रेस के लोग वोट देने को तैयार होंगे, कांग्रेस के लोग अंतरात्मा की आवाज पे भाजपा के उम्मीदवार को दे रहे होंगे, तो कोई वोट लेने से क्यों इनकार कर? किसी ने आश्वस्त किया था कि आपको कि वो भाजपा को वोट देंगे अंतरात्मा की आवाज पे? क्योंकि आपको तो 10 चाहिए थे। अगर उम्मीदवार उतारा है तो जीतने के लिए उतारा। अगर कोई बात नहीं होती तो हम इतनी मेहनत क्यों करते? अच्छा, तीसरा उम्मीदवार आपने जो है महेश केवट ही क्यों चुना? फिर इसके लिए बहुत सारे नाम थे पार्टी के पास, वो ऑलरेडी एक पद पे थे ही, उस पद से आपने उनका इस्तीफा कराया और तीसरा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा। तो क्या ये दिल्ली की तरफ से नाम आया या प्रदेश की कोई सोच थी इसके पीछे? नहीं, अब प्रदेश जो भी नाम भेजता है उसी पे हमारा दिल्ली का नेतृत्व विचार करता है। लेकिन ये बात सत्य है कि वो बताते हैं कि हमें किस कैटेगरी में क्या नाम भेजना है, क्योंकि पूरे देश के परिदृश्य में वो तय करते हैं कि हमें इस प्रदेश से ओबीसी लड़ाना है कि सामान्य लड़ाना है, या सामान्य में किसको लड़ाना है, या ओबीसी में अत्यंत पिछड़ा या ट्राइबल या एससी क्या लड़ाना है। हमसे हर कैटेगरी में 2-2, 3-3 नाम मंगाते हैं और उसी आधार पे केंद्र निर्णय करता है। पहले भी हमने जो नाम भेजे उसमें केंद्र ने अपना निर्णय किया। बाद में जब तीसरे सीट की बात आई तो केंद्र को हमने कहा कि ऐसा एक वर्ग है जो इसका हम ना विधायक जिता पाते, ना हम उनको कहीं प्रतिनिधित्व दे पाते। अगर हम उस वर्ग को कहीं प्रतिनिधित्व दें तो शायद हमको एक राजनीतिक लाभ हो सकता है। केंद्र की हमारी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने मंजूरी दी। उसके बाद में हमने 3 उम्मीदवारों की पैनल ऊपर भिजवाई और केंद्रीय नेतृत्व में हमें हमारे द्वारा जो सुझाए गए नाम थे उसमें उन्होंने स्वीकृति दी और उसको हमने चुनाव लड़ा। एक भ्रम है या चर्चा है महेश केवट जी के नाम को लेके कि आपने 2022 में उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि आपके पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि उस समय गलत शिकायत विकायत हुई थी, क्या था हकीकत क्या थी कि एक व्यक्ति जिसको पार्टी ने निष्कासित कर दिया उसी व्यक्ति को अपने अब राज्यसभा में भेज दिया? उस समय नगर पालिका, नगर पंचायत जो भी थी ओरछा की, उसमें महेश केवट ने अपना फॉर्म भर दिया था, उसे पार्टी से टिकट नहीं मिली। और ऐसा नगर पालिकाओं में बहुत होता है। लेकिन जैसे ही पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ उसने अपना फॉर्म वापस कर लिया। लेकिन उस समय होता है कि हर व्यक्ति को जो पार्टी के खिलाफ पार्टी का घोषित नहीं हुआ फॉर्म भरता है तो सभी को नोटिस दिया जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर किसी ने व्यक्ति ने फॉर्म वापस कर लिया तो वो नोटिस स्वतः ही खत्म हो गया। तो किसी के द्वारा ये बात फैलाई गई कि उसको पार्टी से निष्कासन किया, जबकि हमने उस समय का उसका जो खंडन था पार्टी के नेतृत्व का, तत्कालीन पदाधिकारी का, वो भी प्रेस में जारी किया। और जिस व्यक्ति ने अपनी फेसबुक पे डाला था उसने पार्टी को शोकास नोटिस दिया, उसने अपनी क्षमा भी मांगी और अपने उससे फेसबुक से कहा कि उस समय मेरे से गलती हो गई थी, जो पार्टी ने कार्रवाई नहीं की वो मेरे द्वारा प्रचारित की गई।
तो कहीं पे बात को बढ़ा के किसी ने किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बात को बढ़ा के प्रचार करने की तो नेताओं की भी आदत होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं दिल्ली, जिस भी नेता से मिलते हैं एक फ़ोटो आती है। मध्य प्रदेश के मंत्री या और कोई नेता जाता है तो उसकी भी फ़ोटो आती है, उनसे साथ मिलते हुए, सौजन्य भेंट की। एक आप हैं जिसको आपकी फ़ोटो दिल्ली की नज़र नहीं आती, बाकी सारी जगह आप नज़र आ जाते हैं। तो क्या आपकी मेल मुलाकातें बंद हैं दिल्ली में? निश्चित तौर पे जब दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व बुलाता है या मुझे लगता है तो मैं जाता भी हूँ। जो फोटो लगता है जारी करनी है वो जारी करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सहज बात है, खासकर हमारी पार्टी में जो हमारे संगठन मंत्री रहते हैं या वो रहते हैं, उनमें मेल मुलाकात की फ़ोटो डालने का चलन भी नहीं होता और एक मर्यादा भी नहीं होती, और इसलिए मैं उससे बचता हूँ। और मेरा तो स्वभाव है कि कई बार हर चीज़ का प्रचार ना करो, तो जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ करते हैं, जहाँ नहीं होता नहीं करते। एक चीज़ और देखने में आई कि 1 साल हो गया आपको, जब 1 साल तक अध्यक्ष होते हैं और सरकार होती है उसी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं किसी विषयों पर खटपट होती है। मुख्यमंत्री जी के साथ खटपट की इधर उधर से चर्चाएं आनी शुरू हो जाती हैं, संगठन उनकी। यहाँ कोई मतभेद नहीं दिखाई देता है, वजह क्या है? क्या दोनों एक साथ मिलकर निर्णय करते हैं या एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं? कारण क्या है? देखिए, जब दो लोग रहते हैं तो कई बार कई चीज़ों में विचारों में भिन्नता भी रहती है, लेकिन संगठन की एक मर्यादा होती है कि हम कोई भी निर्णय करें तो हम लोगों की कोई भी बातचीत होती है, मेरा विचार, उनका विचार, या हमारे जो प्रभारी हैं उनका विचार हो सकता है अलग हो, लेकिन जब निर्णय होता है तो सामूहिकता से होता है और वो चीज़ पे सब लोग मिलके अडिग रहते हैं। मैं समझता हूँ कि मर्यादा भी ये कहती है कि अपनी पार्टी में कोई भी निर्णय हो सामूहिकता से हो और सब लोग मिलके उस निर्णय पे अडिग रहें। एक अंतिम सवाल, आपने 70 करीब निगम मंडल अध्यक्ष बना दिए, उनको मंत्री दर्जा भी नहीं मिला किसी को अभी, और बहुत सारी अभी जगह बाकी हैं, तो ये कब तक भरेंगे? देखिए, मंत्री दर्जा एक प्रोटोकॉल का रहता है, बाकी तो सब अधिकार रहते हैं निगम में। उनको जो स्टाफ मिलना चाहिए, जो उनके अधिकार होने चाहिए वो भी रहते हैं। मोदी जी ने भी अपील की है कि हम लोग थोड़ा कम तामझाम के साथ रहें, अपना जो बड़ी बड़ी हम 2-2, 4-4 गाड़ियों में चलते हैं उससे ना चले, और देश की ज़रूरत भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें अधिकार तो पूरे हैं, लेकिन मंत्री का दर्जा या वो ना उन्होंने मांग की है, ना ही मुख्यमंत्री जी ने उस पर विचार किया। और मैं समझता हूँ कि समय की ज़रूरत के हिसाब से ना इसकी ज़रूरत है, ना ही कोई व्यक्ति इसकी बात कर रहा है। बाकी नियुक्तियाँ वगैरह कुछ समय लगेगा, उसमें पहले आएंगी? ऐसी कोई नियुक्ति है जो बाकी होगी वो ना हो, लेकिन कब होगी, जब लगेगा कि समय आ गया उसे किया जाए। लेकिन आप निश्चित मानिए कि मेरे 1 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे ज़िलों में ऐसे बहुत सारी पद होते हैं, कहीं कोई विभाग के एडवाइज़र का, कहीं कोई और पद होते हैं। ऐसी तमाम समितियां होती हैं ज़िलों में 40-50 लोगों की, निगम मंडल की, प्राधिकरण तो 10-10, 15-15 साल से खाली थे। हमने हर नियुक्ति पूरी करने का प्रयास किया। आने वाले समय में तो हम कोऑपरेटिव हो चाहे बाकी सेक्टर हो, सभी कार्यकर्ताओं को जो उस पद के लायक है, जिसकी परिस्थिति वहाँ बनाने की है, जहाँ हमारी पार्टी की नीति के अनुसार उसका चयन होना चाहिए, हम निश्चित तौर पे करेंगे। हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं सम्मान देने की बात है, तो उस पर पूरा खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। नमस्कार। तो ये है हेमंत खंडेलवाल, जो भारतीय जनता पार्टी को पार्टी की रीति नीति के हिसाब से चलाना चाहते हैं। इन रीति नीति पर वो खुद भी अमल करते हैं और अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मिशन मोड पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्वराज के लिए इतना ही।